नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो मैं यहाँ पे क्लास मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो है यहाँ पे क्या है 6 है। चैप्टर नंबर यहाँ पे क्या है ये 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कंबशन होता क्या है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फ्लेम क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर का जो हमारा नाम है इसको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंबशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंबशन को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूंगा तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बर्निंग। क्या होता है इसका मतलब यहाँ पे बर्निंग। मतलब अगर यहाँ पे हम किसी चीज को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको यहाँ पे हम कंबशन बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी पेपर को यहाँ पे जलाता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पेपर को बर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेपर को बर्न कर रहा हूँ और यही चीज यहाँ पे क्या होती है, कंबशन होती है। और यहाँ पे इसी में मैं फ्लेम को भी कवर करना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे पेपर को जलाता हूँ तो यहाँ पे एक फ्लेम निकलती है और फ्लेम के अलग अलग जोन होते हैं जो कि हम चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा तो वहां पे फ्लेम का भी टॉपिक आएगा और उसको हम जब कवर कर लेंगे। अभी यहाँ पे कंबशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कंबशन होता क्या है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इसकी डेफिनेशन से। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड कंबशन। तो यहाँ पे किसी भी चीज को जलने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए और विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी चीज जल रही है तो वो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलेगी। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज यहाँ पे नहीं जलेगी। और जब यहाँ पे कोई भी चीज जलती है तो वहां पे दो चीज जरूर होती है, वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंबशन बोलते हैं। अब मैं अपने पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे पेपर की तरफ। तो पेपर जब हमने यहाँ पे लिया था, अगर मैं यहाँ पे पेपर को क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे पेपर को जलाएंगे तो यहाँ पे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलाएंगे। किसमें जलाएंगे, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम यहाँ पे जलाएंगे तो ये दो चीज जरूर निकलेगी, यहाँ पे हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। तो इससे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे जलेगा तो यहाँ पे हीट और लाइट दोनों चीज जरूर निकलेगी। अब इसको जो एग्जाम्पल से यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं, एक तो मैग्नीशियम का और एक चारकोल का। तो चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ जो कि यहाँ पे है कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम है। आपने मैग्नीशियम के बारे में पहले भी पढ़ा होगा मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में, और यहाँ भी थोड़ा जान लेते हैं कि मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या होता है। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Mg होता है। और ये दो फॉर्म में पाई जाती है, एक रिबन फॉर्म में और एक वायर की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे सिंबल लेके चलता हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, कंबशन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंबशन, जिससे हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इसको जला रहे हैं। और किसी भी चीज को जलाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस काफी जरूरी होता है। और यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जलाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जिसके। तो यहाँ पे होता है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसके साथ हमें हीट और लाइट जरूर दिखेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कोई भी सब्सटेंस जलाएंगे इसमें दो चीज कॉमन रहती है जो कि है यहाँ पे हीट और लाइट। और यहाँ पे मैग्नीशियम को यहाँ पे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है। इसको मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पे 2 से कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पे कंबशन ऑफ चारकोल। अब मैं यहाँ पे चारकोल जो होता है वो सिंपल कोल की फॉर्म होती है, कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ कंबशन ऑफ चारकोल। ये एग्जाम्पल आप जरूर लिखना। अगर यहाँ पे कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन कंबशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें ये वाले एग्जाम्पल्स जरूर लिखने होंगे। तो कंबशन ऑफ चारकोल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और जो चारकोल होता है बेसिकली कार्बन का फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे कार्बन लेके चलूंगा और जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ पे हीट और लाइट जरूर रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो चीज हमेशा कॉमन रहती है। और यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो चारकोल होता है सिंपल ये कोल की फॉर्म होता है, और जब भी हम इसको जलाएंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज होगी। और यहाँ पे एक और चीज है कि रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पे कंबशन कैसे होता है, ये भी चीज आती है कभी कभी क्वेश्चन में कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कंबशन का क्या प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पे जो फूड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कंबश होता है, मतलब जलता है। फूड यहाँ पे क्या होता है, कंबशन होता है। और जब यहाँ पे फूड कंबशन होता है तो वहां पे एक हीट एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी यहाँ पे बाहर निकलती है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे कंबशन के प्रोसेस में शामिल हो जाता है। बाकी इसके और एग्जांपल्स हुए तो मैं उसके क्वेश्चंस में कवर कर लूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे कंबशेबल एंड नॉन कंबशेबल सब्सटेंस। अब इसको यहाँ पे जानते हैं कि कंबशेबल मतलब क्या होता है और नॉन कंबशेबल मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे दो एग्जांपल से समझाना चाहूँ, मान लो कि हम यहाँ पे एक पेपर ले लेते हैं और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर को अगर मैं जलाना चाहूंगा तो बहुत आसानी से जल जाएगा। अगर वहीं मैं इस पत्थर को यहाँ पे जलाना चाहूंगा तो नहीं जलेगा। तो इसका मतलब जो चीज आसानी से यहाँ पे जल जाती है, जो यहाँ पे जलने वाली चीजें होती हैं, वो यहाँ पे आता है कंबशेबल की कैटेगरी में। और जो यहाँ पे नहीं जलती है वो यहाँ पे आता है हमारा नॉन कंबशेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, एक लाइन में आ जाएगी। दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबशेबल सब्सटेंस। जो यहाँ पे आसानी से जल सकें या जल सकें उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंबशेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड कर रखे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेपर लिया था एग्जांपल में भी, ये आसानी से जल जाता है। सीएनजी, अब यहाँ पे सीएनजी की बहुत से लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ कि सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पे क्या होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है हमारे यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जैसे कि आगे आपको ये याद रहे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। इसके साथ एक और जो फॉर्म आती है वो होती है यहाँ पे एलपीजी की। एलपीजी को यहाँ पे बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो फुल फॉर्म आ सकती है, सीएनजी की और एलपीजी की। और फिर यहाँ पे चारकोल, मेनली यहाँ पे जो कोल का फॉर्म होता है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। और पेट्रोल, डीजल, और यहाँ पे आगे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में, इसमें सिर्फ एक वर्ड का चेंज होगा, वो है यहाँ पे डू नॉट, ठीक है, डोंट। और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कंबस्टेबल सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, वैसे ही इसका अपोजिट होता है यहाँ पे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ये सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे जलते नहीं है, इसको इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसके एग्जांपल में यहाँ पे स्टोन है, ग्लास है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, आयरन है, एक्सेट्रा। और ब्रिक्स यहाँ पे ईंट की बात हो रही है जिससे हम यहाँ पे मकान बनाते हैं, और बाकी चीजें भी होती हैं। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे आसानी से जलती नहीं है, इसलिए किस कैटेगरी में आता है, हमारा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में आता है। अब यहाँ पे सेकंड वन है हमारा कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए होती है अगर हम यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज जलाऊंगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलते हैं इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज यहाँ पे बोला गया कि कंबशेबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस यहाँ पे जलने लायक होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पत्थर ले लेता हूँ तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन भी होगा तब भी नहीं जलेगा, तो इसलिए यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंबशेबल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब जलने योग्य होना चाहिए। सेकंड है हमारे यहाँ पे सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर मतलब जो इसका सहायक होता है।
जैसे कि यहाँ पे हमें आग को यहाँ पे भड़कानी है, बोलते हैं ना यहाँ पे आग को भड़कानी है, तो उसके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। तो इसका मतलब जो सपोर्टर होता है कंबशन का, वो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली एयर में प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं सपोर्टर ऑफ कंबशन की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा सब्सटेंस जल्दी जलेगा, और जितना ज्यादा होगा और उतनी कठिनाई होगी उसको जलाने में। इसका मतलब हम समझ लेते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे पेपर लेता हूं और यहाँ पे मैं और कोई चीज लेता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया वुड ले लिया, तो यहाँ पे पेपर को जलाने में आसानी होगी वुड के मुकाबले, क्योंकि जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो काफी कम है, और जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है पेपर से, इसलिए उसको जलाने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो इग्निशन टेम्परेचर मान लो देखो, जैसे कि हमारे जंगल में कभी कभी आग लग जाती है। जंगल में आग लगने का दो कारण होता है, एक तो वहां पे आसपास रहने वाले लोग जो वहां पे लापरवाही की वजह से वहां पे आग लग जाती है, और दूसरी वजह होती है जैसे कि गर्मी के दिन। गर्मी के दिन में जो सूखी घास होती है, जो मतलब ड्राई ग्रास कह सकते हैं उसको, उसका जो इग्निशन होता है काफी कम होता है। मतलब उसमें टेम्परेचर हल्का से भी वहां पे हाई हुआ तो उसका वहां पे क्या होता है, लो इग्निशन होता है। लो इग्निशन की वजह से जो धूप की जो यहाँ पे रोशनी होती है उससे वो हीट अप हो जाता है और वहां पे जंगल में आग लग जाती है। तो ड्राई ग्रास का यहाँ पे सबसे लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो सकती है, आग लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे इग्निशन लिख दिया मैंने। इसको हम यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर का जो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे होता है हमारा 233 डिग्री सेल्सियस। मतलब पेपर को जलने के लिए इस टेम्परेचर पर पहुंचना पड़ेगा। जैसे इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा वो यहाँ पे क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इतने टेम्परेचर पे पहुंचने के साथ ही वो यहाँ पे क्या होगा, उसकी बर्निंग यहाँ पे क्या होगी, स्टार्ट होगी, वो यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप्स के इग्निशन टेम्परेचर होते हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर। लो इग्निशन टेम्परेचर में सबसे जल्दी आग पकड़ती है, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और हाई इग्निशन टेम्परेचर में यहाँ से हो गया काउडंग हो गया। काउडंग जो उपला होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो काउडंग का जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो थोड़ा हाई होता है, उसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल को यहाँ पे तुरंत हमने यहाँ पे माचिस लगे और वो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एक और चीज आती है, वो है हमारा यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता क्या है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जिससे कि आपको यहाँ पे स्पेलिंग पता रहे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में एक चीज यहाँ पे होती है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, और इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। लो इग्निशन टेम्परेचर पे सब्सटेंस जलता है, साथ ही उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पे फ्लेम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से सब्सटेंस में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे कोल है, कोल को अगर मैं जलाऊंगा तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, वो यहाँ पे क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो करेगा मतलब चमकेगा। आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे अंगीठी में कोल डाल के उसको जलाते हैं तो वो यहाँ पे ग्लो करता है, फ्लेम कभी प्रोड्यूस नहीं करता। अब यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की बात करता हूँ, वो सब्सटेंस जिसका यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम हो और जलते वक्त वो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करे, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब आपने देखा होगा जो चाइनीज की दुकान होती है जहाँ पे हम यहाँ पे मोमोज खाते हैं, चिली पटेटोज खाते हैं, तो चिली पटेटोज बनाने वाला जो कढ़ाई पे बनाता है, कभी कभी उसकी कढ़ाई में आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो जो उसका जो कढ़ाई में जो उसका ऑयल है, मान लो जैसे कि ये उसकी कढ़ाई है, इसके अंदर जो ऑयल रहता है, इसके अंदर जो ऑयल रहता है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। क्योंकि कढ़ाई बैठाते के साथ ही उसकी जो यहाँ पे आग नहीं लग जाती है, थोड़ी देर वो यहाँ पे बंद करता है उसको यहाँ पे स्टोव पे, जब भी वहां पे आग लगती है। इसका मतलब जो ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर पे जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो इग्निशन टेम्परेचर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। होप आपको इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे कंबशन की बात तो कर ही रहे हैं, कंबशन की बात करते हो यहाँ पे मैच स्टिक की बात ना हो, माचिस की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बाग आज भी यहाँ पे माचिस का यूज करते हैं। तो अब इसके देखते हैं यहाँ पे इतिहास के बारे में कि पहले क्या होता था। पहले यहाँ पे 5000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? अबाउट 500 ईयर्स एगो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबाउट 5000 ईयर्स एगो जो इसकी यहाँ पे क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो पहले जो खोज हुई थी, जो यहाँ पे देवदार की लकड़ी, जिसको यहाँ पे पाइन वुड बोला जाता है, पाइन वुड बोला जाता है, इसको यहाँ पे सल्फर में डिप करके इसको यूज किया जाता था। सल्फर जो सॉल्यूशन होता था इसमें इसको डिप करके यूज किया जाता था। अब जो यहाँ पे हाल ही में जो तैयार हुए हैं और अभी जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले जो होता था इसमें यहाँ पे 3 तरह की चीजें यूज होती थी। एक तो यहाँ पे हमारा वुड होता था, और जो यहाँ पे जो टिप होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, इसके टिप में क्या क्या चीजें होती थी वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे ये जो माचिस का बॉक्स दिख रहा है ये नहीं होता था। पहले सिर्फ यहाँ पे वुड लगी होती थी और इसकी जो हेड होता था सिर्फ वही होता था, और उसको रफ सरफेस पे रब करके इसको जलाया जाता था। तो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो होता था यहाँ पे एंटमनी ट्राइसल्फाइड होती थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटमनी ट्राइसल्फाइड यूज होती थी, ट्राइसल्फाइड। और सेकंड जो है यहाँ पे हमारा है पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम क्लोरेट यूज होता था, पोटेशियम क्लोरेट। एंड थर्ड वन इज व्हाइट फोस्फोरस, जो कि काफी डेंजरस होता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, काफी डेंजरस होता है, इसलिए इसको अब यहाँ पे बंद कर दिया है मॉडर्न में। पहले यहाँ पे व्हाइट फोस्फोरस का यूज होता था। इन तीनों को यहाँ पे स्टिक किया जाता था, ग्लू प्लस स्टार्च से स्टिक किया जाता था, और इसको जो यहाँ पे माचिस की तिल्ली का जो हेड होता है उस पे चिपका दिया जाता था। और इसको यहाँ पे किसी भी रफ सरफेस पे, किसी भी यहाँ पे रफ सरफेस पे इसको यहाँ पे क्या करते थे, फ्रिक्शन मतलब उसको घिसते थे, तो वो यहाँ पे क्या होता था, जलना स्टार्ट हो जाता था। बट अगर अब मैं यहाँ पे मॉडर्न की बात करूं, अब मॉडर्न में यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न में यहाँ पे 2 चीज तो यूज होती है। मान लो पहली जो हमारी हो गई एंटमनी ट्राइसल्फाइड हो गई, एंटमोनी ट्राइसल्फाइड हो गई, तो पहली चीज तो ये यूज होती है, कॉमन है। सेकंड हमारे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड यूज होती है, ये भी यहाँ पे कॉमन था। मॉडर्न की बात कर रहा हूँ मैं, वो पहले यहाँ पे व्हाइट फोस्फोरस यूज होता था बट अब नहीं होता। अब जो यहाँ पे यूज होता है वो है यहाँ पे रेड फोस्फोरस। व्हाइट फोस्फोरस का यूज इसलिए बंद हो गया, एक तो वो कभी कभी इवन रूम टेम्परेचर पे हाईली रिएक्टिव होता है, और ऊपर से वहां पे जो कर्मचारी काम करते थे उनके लिए काफी हानिकारक होता था। तो रेड फोस्फोरस क्या होता था, ये जो माचिस का बॉक्स होता है इसमें जो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो निशान से बने रहते हैं रेड कलर के, ये यहाँ पे रेड फोस्फोरस यूज होता है। तो ये दोनों तो यहाँ पे किस में लगा रहता है, यहाँ पे माचिस के हेड पे लगा रहता है, और नीचे यहाँ पे स्टिक रहती है, वुडन स्टिक, और ये हेड पे 2 चीज लगी रहती है। और रेड फोस्फोरस यहाँ पे जो माचिस का बॉक्स आता है, ये जो बॉक्स आता है इस पे लगा रहता है। पहले जो होता था बॉक्स नहीं बनाते थे, पहले जो होता था वहां पे व्हाइट फोस्फोरस यूज करते थे और बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट मॉडर्न में क्या हो गया, बॉक्स की जरूरत पड़ती है और उसमें कौन सा चीज लगी रहती है, रेड फोस्फोरस। अब होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे माचिस की तिल्ली को यहाँ पे रेड फोस्फोरस में यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं या यहाँ पे फ्रिक्शन करते हैं, तो वो यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मतलब हमने यहाँ पे इसको स्ट्राइक किया, तो रेड फोस्फोरस किस में चेंज होता है, व्हाइट में चेंज होता है। रेड फोस्फोरस किस में चेंज होता है, वहां पे व्हाइट फोस्फोरस में चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज हो जाता है तो फिर ये किसको जलाता है, ये जलाता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड को। तो पोटेशियम क्लोराइड को जलाने के बाद उतना इग्निशन टेम्परेचर ये जनरेट कर देता है जिसमें यहाँ पे एंटमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगे, और फिर हमारी पूरी माचिस की तिल्ली यहाँ पे जलने लगती है। होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें 3 नाम याद रखने काफी जरूरी है, एंटमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और रेड फोस्फोरस। तो यहाँ पे रेड फोस्फोरस के यहाँ पे व्हाइट फोस्फोरस भी आ सकता है। यहाँ पे रेड फोस्फोरस और व्हाइट फोस्फोरस। व्हाइट फोस्फोरस हमारे पुराने जमाने में यूज होता था, और रेड फोस्फोरस अब मॉडर्न में यूज होता है। कब यूज होता है, यहाँ पे मॉडर्न में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा माचिस का बॉक्स भी आता है,
माचिस की तिल्ली भी आती है, और जो माचिस के बॉक्स पे जो लगा रहता है वो हमारे यहाँ पे क्या लगा रहता है, रेड फॉस्फोरस। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यहाँ पे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। किसी भी आग को हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी आग को कंट्रोल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आग को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जब वो यहाँ पे जलता है। तो सबसे पहले आग को यहाँ पे 3 चीज की जरूरत पड़ती है। एनी फायर नीड 3 थिंग्स टू प्रेजेंट। पहला फ्यूल। फ्यूल की बात मतलब यहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिससे वो यहाँ पे जलता है। सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे एयर में प्रेजेंट होता है। और थर्ड यहाँ पे हीट, क्योंकि हीट से यहाँ पे क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, इग्निशन टेम्परेचर बनता है, क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने के लिए वहां पे हीट जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ पे एक भी चीज रिमूव कर देंगे तो हमारी जो आग है वो यहाँ पे क्या होगी, बुझ जाएगी, मतलब एक्सटिंग्विश हो जाएगी। पहला यहाँ पे बाय रिमूविंग द फ्यूल, मतलब जो यहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर दें। जैसे कि मान लो अगर किसी के घर में आग लगती है और वहां पे आग लगने वाली चीज प्रेजेंट ना हो तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। मान लो जैसे कि हमारी किसी लकड़ी में आग लगी है और वो लकड़ी हमने वहां से हटा दी, तो फिर वो वहां पे आग क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पे फिर फर्दर आग किसी और चीज में नहीं लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटा सकते हैं, तो इससे भी आग बुझ जाएगी। सेकेंड वन इज बाय रिमूविंग द हीट। हीट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम यहाँ पे पानी का यूज कर सकते हैं। पानी का यूज भी हम यहाँ पे किसी किसी कंडीशन में नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जहाँ पे आग लगी होती है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर कहीं आग लगी है तो हम यहाँ पे पानी का यूज नहीं कर सकते। तो पहला खतरा यहाँ पे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा खराब तो हो गई, वैसे ही आग लग गई है। सेकंड, अगर मान लो वहां पे हमने पानी डाला और वो पानी हमारे पास भी आ गया तो हमें यहाँ पे करंट लग सकता है। क्या लग सकता है, हमें यहाँ पे करंट लग सकता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे जो साइड में आपको सिलेंडर दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कह रहे हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन को कवर कर लेता है। मान लो जैसे कि यहाँ पे फायर जल रही है और हमने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक पूरी चारों तरफ लेयर बना देगा और यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा पाएगी, और ऊपर से ये इसको कूल डाउन भी करता है। तो यहाँ पे जो आग है वो यहाँ पे क्या होगी, बुझ जाएगी। थर्ड यहाँ पे लिखा है बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे एयर सप्लाई को यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो सब्सटेंस यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर जरूरत होती है, मतलब एयर में ऑक्सीजन जो होता है वो जरूरत होती है किसी भी आग को जलने के लिए, और जहां वहां पे ऑक्सीजन ही बंद हो गई तो वहां पे क्या होगा, वो बुझ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स और बताने जाता हूँ। जैसे कि हमारे किसी पेट्रोल या ऑयल में आग लगती है तो वहां भी पानी से नहीं बुझाया जा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑयल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। मान लो जैसे कि वाटर है और मैं इस पे ऑयल डाल देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका मतलब मान लो कि किसी ऑयल में आग लगी है या पेट्रोल में आग लगी है, बेसिकली ऑयल का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे पेट्रोल में आग लगी है, तो अगर मैं इसमें पानी डाल के इसको बुझाना चाहूंगा तो पानी क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, तो ऊपर पेट्रोल अब भी रहेगा और यहाँ पे ये फ्यूल का काम करता रहेगा, जिससे यहाँ पे आग जलती रहेगी। तो यहाँ पे पानी से बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कभी कभी कपड़ों में आग लग जाती है, मतलब या हमें कभी आग लपटे में आ गए, तो उस समय हमें क्या यूज करना चाहिए, उस समय हमें ब्लैंकेट यूज करनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई इंसान आग के लपेटे में आ गया तो उसे ब्लैंकेट यूज करनी चाहिए उसको कवर करने के लिए। इससे होता क्या, ब्लैंकेट कवर करने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो यहाँ पे क्या होती है, कट ऑफ हो जाती है, और जिससे वहां पे आग बुझ सकती है। तो ये कुछ मेन चीज है जिनका आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी का इस्तेमाल कब करना चाहिए। मान लो अगर तुम्हारे फर्नीचर में आग लगी है तो उस समय तुम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर किसी ऑयल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगी है तो उस समय तुम यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो वहां पे वो ठंडा भी करेगा, ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद कर देगा। तो होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। अब जो यहाँ पे हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंबशन, कि यहाँ पे कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप्स के कंबशन होते हैं। पहला रैपिड कंबशन, सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजिव कंबशन। तो इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं आराम से। तो देखते हैं यहाँ पे रैपिड कंबशन होता क्या है। मान लो अगर मैं किसी बर्नर में आग लगाता हूँ, तो मान लो मैंने सिर्फ एक स्ट्राइक मारी यहाँ पे लाइटर की, लाइटर से ही जलाते हैं ना हम यहाँ पे, लाइटर की एक स्ट्राइक मारी और ये एकदम से यहाँ पे जलने लगा, मतलब फैल जाती है इसकी आग। तो वो हमारे किस कैटेगरी में आता है? रैपिड कंबशन में आता है। द कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। मतलब हमने यहाँ पे एक हल्की सी लाइट की स्ट्राइक मारी और तुरंत ही वहां पे हीट और लाइट काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी लार्ज अमाउंट में विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हमारा किस में आता है? रैपिड कंबशन में आता है। ठीक है। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? जो आग खुद से लगने लगती है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था ड्राई ग्रास का। ड्राई ग्रास का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है काफी कम होता है। इसका मतलब कम टेम्परेचर में वो आग पकड़ सकता है, तो खुद ब खुद वहां पे आग लग जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। और ये कंडीशन यहाँ पे व्हाइट फोस्फोरस के साथ भी होती है। कभी कभी इसमें भी खुद से आग लग जाती है, व्हाइट फोस्फोरस। और यहाँ पे एक और चीज का एग्जांपल लूंगा मैं, यहाँ पे कोल डस्ट। तो कोल डस्ट होता क्या है? जो माइंस में यहाँ पे जब हम खुदाई करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ने लगते हैं और कभी कभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और हल्का सा भी वहां पे टेम्परेचर राइज हुआ तो वो भी यहाँ पे क्या होते हैं? बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो खुद ब खुद होता है प्रोसेस, वहां पे कोई आग नहीं लगाता है। तो वो कौन सी कंडीशन में आते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन में आते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पे भी फोकस कर लेते हैं। द कंबशन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। वो रिएक्शन जो यहाँ पे खुद से हो, मतलब यहाँ पे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, तो यहाँ पे कोई बाहरी सोर्स से ना हो, खुद ब खुद आग लगे, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोला जाता है। मान लो किसी ने खुद से आग नहीं लगाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राई ग्रास का एग्जांपल लिया था। तो वहां पे क्या होता था? वहां पे जब सूरज की जो रेस पड़ती थी उससे वो हीट होता था और खुद ब खुद आग पकड़ लेता था। तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा? वो स्पॉन्टेनियस कंबशन में आ जाएगा। ठीक है। लास्ट में आते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लोसिव कंबशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे किसी चीज का फटना, मतलब एक्सप्लोड हो रहा है वो। अ वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। यहाँ पे हमने रैपिड पढ़ा, स्पॉन्टेनियस पढ़ा, पर वहां पे दोनों में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। मतलब वहां पे हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है बट वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। बट एक्सप्लोसिव कंबशन में यहाँ पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे पटाखे होते हैं। जैसे कि वहां पे हमने किसी पटाखे को यहाँ पे जलाया तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी और हमें वहां पे आवाज भी सुनाई देगी जब वो वहां पे बर्स्ट होगा। देखा होगा आपने, दिवाली आने वाली है और हम यहाँ पे पटाखे भी जलाओगे तो वहां पे क्या होगा? हमारे कानों में आवाज आएगी। जब हम किसी पटाखे को फोड़ते तो कानों में आवाज आती है, मतलब वहां पे साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो वो किस में आ जाएगा? हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन में आ जाएगा। होप आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंबशन में तीनों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स होता क्या है? अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। मान लो कि हमने यहाँ पे कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाया, जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? फ्यूल बोला गया है। उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? फ्यूल बोला गया है। एग्जाम्पल में हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस ही होंगे वुड, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। क्योंकि इनको जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। तो ये हमारे क्या हो गए? तीन टाइप्स के हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो सॉलिड मतलब उसका जो यहाँ पे टाइप होगा वो सॉलिड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया वुड हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमारा वुड हो गया, पेपर हो गया और यहाँ पे कावडंग हो गया। कावडंग मतलब यहाँ पे उपला जो होता है उसको यहाँ पे कावडंग बोलते हैं। ये भी हमारे फ्यूल की कैटेगरी में आता है। बहुत से लोग इससे खाना बनाते हैं। सेकंड है हमारा लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में हमारा आता है केरोसिन आता है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल।
आपको और भी पता होंगे तो लिख सकते हैं। और थर्ड वन है हमारा यहाँ पे गैसियस फ्यूल्स। गैसियस में आता है हमारा यहाँ पे सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पे थर्ड वन हो गया हमारा बायो गैस। तो ये तीन कैटेगरी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, और मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। और होप आपको ये फ्यूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे फ्यूल इफिशियंसी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मान लो यहाँ पे मैं 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्न कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी यहाँ पे जला रहा हूँ। जलाने के बाद जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, जो जलाने के बाद जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलोरीफिक वैल्यू बोला गया। मतलब एक वैल्यू होती है कि 1 किलोग्राम यहाँ पे कोई भी फ्यूल यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे डिफरेंट होती है। अगर वो फ्यूल यहाँ पे आइडियल होगा, काफी अच्छा होगा, तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा होगी। और इसकी जो बेसिकली यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसको जो हम यहाँ पे लिखते हैं किलो जूल पर किलोग्राम लिखते हैं। इसका यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एक एनसीईआरटी का है, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उस न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे 4.5 किलोग्राम कोई फ्यूल है, इसको यहाँ पे हम कंप्लीटली बर्न करते हैं, उसको पूरी तरीके से जलाते हैं। जलाने के बाद जो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 1,80,000 जूल यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है। तो हमें बताना है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, हमें यहाँ पे क्या बतानी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। और जब भी हम यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे तो उसका 1 किलोग्राम निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, 1 किलोग्राम, जैसे कि हमें डेफिनेशन में बता रखा था। तो यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 1 किलोग्राम का हमें निकालना है। तो 1 किलोग्राम के निकालने के लिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180 और यहाँ पे 000 था। तो अब यहाँ पे नीचे है 4.5, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 8 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। नीचे आ जाएगा हमारा 45। इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 2 जा 18 और 1 2 3 4 5, नीचे रहेगा हमारा 5। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो सिंपल यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आ गई, इतना किलो जूल पर किलोग्राम। होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किलो जूल पर किलोग्राम के अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे कोई भी फ्यूल को हम यहाँ पे बर्न करते हैं और मान लो फ्यूल हमने वहाँ पे 1 किलोग्राम ले रखा है और उससे जितनी अमाउंट की हीट रिलीज होती है उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो यहाँ पे जो आइडियल फ्यूल की बात हो रही है वो यहाँ पे अच्छे फ्यूल की बात हो रही है, गुड फ्यूल की बात हो रही है। और कैरेक्टरिस्टिक्स माने होती है विशेषताएं, मतलब उसमें क्या खासियत होती है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, पहला पॉइंट यहाँ पे बोला है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पे हम 1 किलोग्राम कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसमें जो हीट अच्छी खासी रिलीज होगी तो वहां पे जो वैल्यू भी होगी इसकी काफी ज्यादा होगी। इसका मतलब वो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल फ्यूल होगा। मान लो हमने यहाँ पे 1 किलोग्राम यहाँ पे एलपीजी बर्न करी और उसकी जो यहाँ पे हीट रिलीज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और मैं बता देता हूँ जो एलपीजी की हीट रिलीज जो वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 किलोग्राम फ्यूल हीट करने पर, तो वो होती है यहाँ पे 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कितनी होती है यहाँ पे, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, जो कि काफी अच्छी मानी गई है। इसका मतलब ये जो फ्यूल है यहाँ पे क्या है, आइडियल फ्यूल है। सेकंड बोला गया है इट बर्न्स इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। तो अगर वहां पे उसको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल रहा है
तो वो मॉडरेट रेट पे जलता रहेगा, ना ही वो कम रहेगा ना ही वो ज्यादा रहेगा, वो सिंपल एक मॉडरेट रेट पे चलता रहेगा। तो ये भी एक आइडियल फ्यूल की खासियत है। इट हैज अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे पेपर है और यहाँ पे मैं एक एक मतलब गीला पेपर लेता हूँ जिसमें मॉइस्चर है, तो जो इग्निशन टेम्परेचर होगा किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो ड्राई पेपर होगा इसका कम होगा, और जो गीला जिसमें मॉइस्चर है वो उसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो आइडियल फ्यूल होता है उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि यहाँ पे ड्राई पेपर का होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस और लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो देखा होगा जब हम यहाँ पे लकड़ी को जलाते हैं, जो कि यहाँ पे आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता, तो उसमें क्या होता है काफी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, और वो यहाँ पे पीछे राख वाख भी छोड़ जाता है। तो वो हमारा आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसके जो विपरीत होता है वो हमारा आइडियल फ्यूल होता है। जैसे कि यहाँ पे एलपीजी को बर्न करते हैं और वहां पे कोई भी राख वाख कुछ नहीं बचती, तो वो हमारा क्या होता है? आइडियल फ्यूल होता है। फिफ्थ पॉइंट बोला गया यहाँ पे, वो काफी चीप होता है और कहीं भी आसानी से मिल सकता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया एलपीजी, ये इजिली अवेलेबल होता है और इसको यहाँ पे काफी सस्ता भी होता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से ले जाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यू की बात यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे काऊ डंग की बात कर रहा हूँ। काऊ डंग यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काऊ डंग की होती है, क्योंकि जो जब ये आसानी से हीट नहीं कर पाता, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है बाकी से, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इस वजह से कम होती है। इसकी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 6000 टू 8000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 6000 टू 8000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। और सबसे ज्यादा जो हमारी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, वो होती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की। किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है। इसको बर्न करने पर सबसे ज्यादा हीट रिलीज होती है। इसकी होती है यहाँ पे 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। और यहाँ पे 45,000 तीन फ्यूल की होती है। उनके मैं नाम बता देता हूँ, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल के यहाँ पे क्या होती है? सेम होती है। कितनी उनकी होती है यहाँ पे? 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम जो होती है यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की होती है। लिख देता हूं मैं। पेट्रोल हो गया फर्स्ट, डीजल हो गया, पेट्रोल, डीजल, एंड थर्ड वन इज केरोसिन। ठीक है। और मीथेन की इनसे थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी होती है मीथेन की 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हमारे किसकी हो गई? मीथेन की हो गई। तो इसका मीथेन गैस यहाँ पे क्या होगा? इसकी आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा सीएनजी और एलपीजी। इसलिए बोलते हैं कि हमें पेट्रोल की जगह सीएनजी का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आइडियल फ्यूल होता है। सीएनजी हमारे यहाँ पे क्या होता है? आइडियल फ्यूल होता है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सीएनजी की, वो होती है यहाँ पे 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी भी यहाँ पे मीथेन गैस के बराबर होती है। और जो एलपीजी होता है उसकी जो होती है यहाँ पे 55,000 होती है। एलपीजी की यहाँ पे 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। और बाकी यहाँ पे बायोगैस है। बायोगैस की होती है यहाँ पे 35,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोल की होती है 25,000 और वुड की होती है यहाँ पे 17,000। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। होप आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, बाकी यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू और जो पहले जो टॉपिक थे फ्यूल, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में। तो फ्लेम यहाँ पे सिंपली अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो इसको यहाँ पे फ्लेम मतलब होता है यहाँ पे ज्वाला। फ्लेम मतलब यहाँ पे क्या होता है? ज्वाला। अगर यहाँ पे कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं यहाँ पे ग्लो करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोल की बात करना चाहूँ, कोल को अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ, कोल को अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? ग्लो करेगा, ना कि फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। फ्लेम हमारे यहाँ पे एलपीजी प्रोड्यूस करता है, और बाकी यहाँ पे जो पेपर होता है ये प्रोड्यूस करता है।
तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे फ्लेम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में यहाँ पे 3 जोन होते हैं, ब्लू जोन होता है, येलो जोन होता है, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे ब्लैक जोन। तो ये जो यहाँ पे विक है, ये आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे विक है। विक के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक जोन होता है। ब्लैक जोन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे वो अच्छी तरीके से जल नहीं पाते हैं, तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक जोन होता है। और इसको एक तरह से यहाँ पे इनर मोस्ट जोन भी बोला जाता है क्योंकि ये अंदर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोन होता है ये ब्लैक जोन होता है और ये अंदर की साइड है, और यहाँ पे अच्छी तरीके से जो वैक्स है वो जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पे जो इसका जो मॉडरेट पार्ट होता है, यहाँ पे मिडल जोन कहते हैं, तो मिडल जोन में यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, मतलब अच्छी तरीके से नहीं होता, पार्शियल होता है, इसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं। और ये येलो कलर का होता है जिससे कि हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंडल लगा रखी है, तो कैंडल की जो रोशनी है वो यहाँ पे येलो जोन की वजह से होती है, क्योंकि जो घर में जो रोशनी फैलाता है वो येलो जोन ही फैलाता है। उसके बाद हमारा आता है ब्लू जोन। ब्लू जोन को यहाँ पे आउटर जोन भी बोलते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। अब यहाँ पे इसके हॉट, मॉडरेट हॉट और लीस्ट हॉट पार्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे कम हॉट जो पार्ट होता है वो हमारा यहाँ पे होता है ब्लैक पार्ट, जो कि यहाँ पे ब्लैक जोन भी बोल सकते हैं। उससे ज्यादा जो हॉट होता है वो होता है हमारे यहाँ पे येलो जोन, जिसको यहाँ पे मॉडरेटली हॉट बोल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे हॉट होता है वो यहाँ पे होता है ब्लू जोन। ब्लू जोन का जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ करते हैं। कौन करते हैं, यहाँ पे गोल्ड स्मिथ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, गोल्ड स्मिथ इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पे जोन होता है ब्लू जोन, यहाँ पे जो हीट होती है काफी ज्यादा होती है, तो उनको सबसे ज्यादा हीट चाहिए होती है कोई भी सब्सटेंस को पिघलाने के लिए। तो इसलिए जो यूज करते हैं गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होते हैं, उनको यहाँ पे क्या बोलता है, गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। तो वो यहाँ पे ब्लू जोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपना जो सब्सटेंस है अच्छी तरह से मोल्ड करके बना सके। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग वुड एज फ्यूल। तो यहाँ पे क्या क्या है हमें नुकसान झेलने पड़ सकते हैं अगर हम यहाँ पे वुड को फ्यूल के तौर पर जलाएं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ट्रीज से हमें काफी यूजफुल सब्सटेंस मिलते हैं, तो ट्रीज को काटना तो बेकार ही होगा, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रीज को यहाँ पे हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं, बाकी वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो काफी यूजफुल सब्सटेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एक नुकसान तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। सेकंड जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो है यहाँ पे जो हम यहाँ पे लकड़ी को जलाते हैं, जो हम यहाँ पे वुड को बर्न करते हैं, तो यहाँ पे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हार्मफुल गैसेस में यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे हार्मफुल गैसेस में आगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, अस्थमा भी हो सकता है। तो अस्थमा वाले को तो और भी प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, जो जंगल होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्रिएट हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट इसलिए होगा क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा। क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये यहाँ पे सन जो रेज होती है इसको ट्रैप कर लेती है, और सन रेज को ट्रैप करने के बाद जो हीट है वो यहाँ पे क्या होगी, काफी इंक्रीज हो जाएगी। हीट इंक्रीज होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो सकता है। तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर यहाँ पे वुड को फ्यूल के तौर पे जलाएंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं एलपीजी पे। तो एलपीजी यहाँ पे बेटर डोमेस्टिक फ्यूल कैसे बोल सकते हैं वुड के मुकाबले। तो सबसे पहला पॉइंट है ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है। तो जो एलपीजी हम इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पर वुड को यहाँ पे ले जाने में काफी कठिनाई हो सकती है। सेकंड पॉइंट है वुड यहाँ पे जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले टॉपिक में भी बताया था कि इसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो इससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे वुड को जलाते हैं तो इसमें रेसिड्यू रह जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ राख वाख सी रह जाती है, बट ऐसा एलपीजी में नहीं होता है। एलपीजी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से जल जाता है।
और 4 पॉइंट है जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड की काफी कम होती है। वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है काफी कम होती है। इसका मतलब जो हीट जो प्रोड्यूस करता है ये बर्न करने के बाद वो काफी लेस करता है, काफी कम करता है। जबकि जो यहाँ पे एलपीजी है, एलपीजी यहाँ पे जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है काफी हाई होती है वुड के मुकाबले, और इसलिए इसको आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडियल फ्यूल। इसलिए काफी मुकाबले में ये लकड़ी से काफी अच्छा है। और होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक। अब जो हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक है वो इसको कवर कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो अगर यहाँ पे हम फ्यूल्स को जला रहे हैं तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कौन से यहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फ्यूल्स की। तो फ्यूल्स की कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। वुड आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आते हैं। वुड हो गया, कोल हो गया और यहाँ पे हो गया पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं हमारे केरोसिन, पेट्रोल और डीजल आ गए। तो इनको यहाँ पे अगर हम बर्न करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स है वो अनबर्न्ड रह जाते हैं, मतलब वो सही से नहीं जलते। तो अनबर्न्ड कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो अगर यहाँ पे कोई इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे कोई चीज जलाई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है, जिसके क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो इनकम्प्लीट कंबशन में होता क्या है, देखा होगा आपने, ठंड में बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कोयला होता है, कोयला को वो घर के अंदर ले जाते हैं, जलती हुई कोयला को, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें थोड़ी गर्माहट मिलेगी। तो वो घर के अंदर ले गए और उन्होंने यहाँ पे क्या करा, दरवाजा भी लॉक कर दिया। तो दरवाजा लॉक करने से यहाँ पे कोल को जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब प्रॉपर मात्रा में इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं कर पाएगा। जो इसका कंबशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये यहाँ पे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा। और वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद बहुत से लोग ऐसे मर भी जाते हैं। तो वो इनकम्प्लीट कंबशन काफी खतरनाक हो सकती है। तो उसमें जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कौन सी होती है? CO होती है। तो मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल होता है। ठीक है, जो कोल का जो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है कोल का, उसमें जो गैस रिलीज होती है वो होती है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इंसान की जान भी ले सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें यहाँ पे दरवाजा बंद करके कोल अंदर नहीं ले जाना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे दरवाजा खुला रखना चाहिए हमेशा, नहीं तो वो हार्मफुल गैस हमारी जान ले सकता है। तीसरा जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो जब यहाँ पे कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मोस्टली वुड की बात कर लेता हूँ। वुड को अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी गैस ज्यादातर रिलीज होती है, यहाँ पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे क्या करती है, सन रेज को ट्रैप करती है। किसको ट्रैप करती है? सन की रेज को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, तो आसपास के इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या होता है, हीट इंक्रीज होने लगता है। और जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे खतरे आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो फ्यूल है वो हमें आइडियल फ्यूल यूज करना चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया CNG और LPG। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोल, पेट्रोल, डीजल प्रोडक्ट यहाँ पे जब बर्न होते हैं तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, और यहाँ पे अगर डीजल की बात करें तो यहाँ पे जब ये बर्न करते हैं, जब ये यहाँ पे बर्न करते हैं तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि काफी खतरनाक होती है। और ये एयर में क्या होती है, मिक्स हो जाती है, एयर में जाके मिक्स हो जाती है। और एक और गैस जो मिक्स होती है वो होती है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मिक्स होती है वो भी पेट्रोल और डीजल से ही निकलती है।
वो भी यहाँ पे कहाँ से निकलती है, पेट्रोल एंड डीजल से। और ये दोनों गैस इतनी हानिकारक क्यों है, नाइट्रोजन लिख देता हूँ पहले मैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस यहाँ पे एसिड रेन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, एसिड रेन में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होती है, एयर में जाके मिक्स हो जाती है। किस में मिक्स हो जाती है, हवा में। हवा में मिक्स होने के बाद जब रेन प्रोड्यूस होता है तो रेन के माध्यम से ये यहाँ पे कहाँ पर आती है, जमीन पर आ जाती है, जिससे हमारी फसल और जो हमारी दीवारों के पेंट होते हैं, जो आयरन के जो रोड्स, ये जितने भी ग्रिल्स होते हैं, ये सब खराब हो जाते हैं। तो ये काफी नुकसान हो सकता है। होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई चीज छूट जाती है या कोई भी चीज रह जाती है और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी चीजें, और इसके बाद मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और एमसीक्यू में पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।